तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यूके अपने 6वीं पीढ़ी का विमान बना रहा है, जिसे इनिशियली नाम दिया गया था टेम्पेस्ट प्रोग्राम। लेकिन अब हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में यूके को ज्वाइन कर चुके हैं इटली और साथ ही जापान। उसके बाद ये परियोजना को एक नया नाम दे दिया जाता है और इसे नाम दिया गया है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये जो ग्लोबल शब्द लिखा गया है, ये ऐसी नाम नहीं दिया केवल, इसके पीछे इनका कुछ उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के अंतर्गत आता है भारत का एमका प्रोग्राम। ये लोग ये चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी टेम्पेस्ट परियोजना के लिए ये लोग तैयार करने जा रहे हैं, जो कि 6ठी पीढ़ी की होगी, उसी सब सिस्टम्स को भारत भी अपने एमका परियोजना में शामिल करे और उसका इस्तेमाल करे, जिससे होगा ये कि दोनों ही फाइटर जेट में एक सिमिलरिटीज आएगी। और ये प्रोग्राम केवल भारत और यूके तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसे कुछ और फ्रेंडली कंट्रीज तक पहुंचाए जाने की यहाँ पर योजना बनाई गई है। आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कहीं से भी वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, यूके, जापान या फिर इटली जो भी है, इन सभी के जो फ्रेंडली कंट्रीज को अगर देखा जाए तो उसमें ताइवान का नाम आता है, साउथ कोरिया का नाम आता है, भारत, इंडोनेशिया, इस तरह के कुछ गिने चुने देश आते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन सारे सहयोगी देशों द्वारा अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन विमान बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारत का अगर देखा जाए तो एम का है, साउथ कोरिया का देखा जाए तो साउथ कोरिया इंडोनेशिया के साथ मिलकर KF-X नाम से फाइटर जेट बना रहा है। तो कहने का मतलब इस तरह की परियोजना लगातार चल रही है। लेकिन यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि यूके इस मामले में काफी ज्यादा आगे है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है फाइटर जेट बनाने की फील्ड में, वो बहुत उन्नत है। उसे उन्नत रडार सिस्टम्स आते हैं, उन्नत इंजन बना सकता है और बाकी का भी बहुत ज्यादा अनुभव यूके रखता है। इस वजह से जो यूके की टेम्पेस्ट परियोजना है, उसके कंपैरिजन में हमारे फाइटर जेट शायद इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे। लेकिन ये भी उतनी ही बात सही है कि यूके के सारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं ये, और सभी के उद्देश्य एक है। खासकर चाइना की अगर बात की जाए इंडो पैसिफिक वाले इलाके में, तो अगर सोचिए सभी फाइटर जेट के अंदर कुछ सिमिलरिटीज हो, साउथ कोरिया, भारत, ताइवान, इंडोनेशिया, इन सभी के फाइटर जेट में एक सिमिलरिटीज हो, कुछ सब सिस्टम्स ऐसे हो जो कि कॉमनली इस्तेमाल किए गए हो सभी फाइटर जेट के अंदर, तो कितना अच्छा होगा। एक ग्लोबली सप्लाई चेन यूके डाल सकता है, जिसके तहत इन सारे देशों को नई नई टेक्नोलॉजी और नए सब सिस्टम्स प्रोवाइड करवा कर वो पैसा भी कमा सकता है और साथ ही सिमिलरिटी भी मेंटेन कर सकता है अपनी सारी फ्रेंडली कंट्रीज के फाइटर जेट में। अगर इंडो पैसिफिक की स्पेशली बात की जाए तो देखिए, साउथ कोरिया है, जापान है, भारत है, ताइवान है, इन सभी के पास अगर एक जैसी ताकत होगी तो चाइना को काउंटर करने में कितना ज्यादा एडवांटेज होगा। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया भी इसे ज्वाइन कर ले। तो कहने का मतलब स्कोप अच्छा है अगर टेक्नोलॉजी सभी की सिमिलर हो, और सिमिलर ही केवल ना हो बल्कि वो एडवांस भी हो। तो अब ये जो कंसोर्टियम बना है जापान, इटली और यूके के बीच में, जिसे नाम दिया गया है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, इस कंसोर्टियम ने आपसी सहमति बनाई है कि इंजन, रडार्स और साथ ही जो काउंटर मेजर्स के सिस्टम्स और सब सिस्टम्स होंगे, इन्हें एक साथ तैयार किया जाए और यही सारी चीजें बाकी सबको भी बांटी जाए। तो यहाँ पर यूके का सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत अपने एमका परियोजना के लिए जो भी सब सिस्टम्स चाहिए, जिसमें रडार्स आ गए, इसी के साथ साथ कुछ काउंटर मेजर आ गए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट वगैरह होते हैं, जैमिंग के लिए कोई सब सिस्टम्स चाहिए, किसी तरह का कोई सेंसर वगैरह चाहिए, तो ये हम लोग यूके से ले सकते हैं। और साथ ही एमका परियोजना के लिए जो इंजन की रिक्वायरमेंट है, उसे भी यहाँ पर ऑफर किया गया है यूके की तरफ से। और सेम यही सारी टेक्नोलॉजीज बाकी के भी फ्रेंडली देशों को यहाँ पर ऑफर की गई है। अब अगर ये टेम्पेस्ट परियोजना की बात की जाए तो ये 2027 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2035 में ये फाइनली 6ठी पीढ़ी तक का विमान बन चुका होगा। उसके बाद बिना किसी पायलट के और किसी क्रू मेंबर के ये अकेला उड़ने में सक्षम होगा। यानी इसकी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर दिया जाएगा कि ये अनमैन टाइप का भी होकर उड़ सकेगा, टेक ऑफ लैंडिंग कर सकेगा और किसी स्ट्राइक मिशन को भी ये पूरा कर सकेगा। तो ये तो बात रही यूके की तरफ से दिए गए ऑफर की। लेकिन क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा या फिर ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा भारत के एयर चीफ मार्शल सर VR चौधरी का वो बयान, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमारी फ्रेंडली कंट्रीज जहाँ पर भी एमका परियोजना में अपना सहयोग दे सकती है, उनका वेलकम किया जाएगा। यानी VR चौधरी सर का ये कहना है कि टेक्नोलॉजीज हम खुद के बूते तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमें एडिशनल ऑप्शन के तौर पर हमारी फ्रेंडली कंट्रीज के द्वारा भी सेम वही टेक्नोलॉजी मिलती है, तो हम लोग उसे ऑप्शन के तौर पर जरूर रखेंगे, ताकि अगर टाइमलाइन तक हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई या अगर डेवलप हो तो गई लेकिन वो उतनी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंची जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यूके का जो ऑफर है वो सर VR चौधरी के उस बयान से पूरी तरह से मैच करता है या उसी से इंस्पायर्ड आप समझ लीजिए।
अगर भारत यहाँ पर स्वीकार करता है यूके तरफ का ऑफर, तो ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा कोई समस्याएं नहीं जाएंगी। एक ग्लोबल सप्लाई चेन अगर स्थापित हो जाती है तो इसमें सभी देशों को फायदा होगा। बाकी जो हमारा प्लान है वो भी बिल्कुल इस टेम्पेस्ट परियोजना जैसा ही है, क्योंकि हमारा भी जो अनमेन टाइप का सिस्टम होगा, जो एमका मार्क 2 के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया है, वो भी 2035 तक सक्सेस होगा। तो 2035 तक टेम्पेस्ट परियोजना भी चलेगी, भारत का एमका मार्क 2 की परियोजना भी चलेगी, तो लगभग सिमिलर सा ही है। फर्स्ट फ्लाइट की बात की जाए तो एमका मार्क 1 हमारा भी 2027 में पहली उड़ान भरेगा। तो टोटल सिमिलरिटीज चल रही हैं दोनों ही फाइटर जेट के बीच में। अगर किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी मिलती है, वो भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी, तो जरूर लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।